स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रेंज पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें भी रेंज हम पढ़ रहे थे कि एडजस्टमेंट ऑफ रेंज बाय कंसीडरिंग डोमेन, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ रेंज के हम क्वेश्चन देख रहे थे। मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन की रेंज हमको याद रहे, देखना भाई। रेंज ऑफ, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई। दूसरा y इज इक्वल टू कॉस के अंदर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 पाई बाई 2, या कॉस के अंदर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर के अंदर x की पावर में 4 प्लस में कॉस स्क्वायर के अंदर x की पावर 4। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस में x माइनस 3, ठीक है, जब आपका x बिलोंग्स टू -1 to 3, तो रेंज बतानी है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x। सातवां क्वेश्चन आपका, सातवां क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan के अंदर पाई के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, सातवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट के अंदर लगा हुआ लॉग के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बेस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बेस है, ठीक है। और यहाँ पर आपका मॉड्यूलस ऑफ x बाई एक्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये जो आया आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऐसी बाकी क्वेश्चंस में कि ये जो था आपका ये लिखना पड़ता है ना हमको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और कहीं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट है। ये 8 क्वेश्चन लिख दिए, ये सब ऐसे बेसिक से क्वेश्चन। इन सब की आपको रेंज बतानी है, रेंज बतानी है, रेंज। पहला वाला क्वेश्चन उठाओ, ये 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं, बोर्ड पे लिखे हो सारे तो 1 मिनट में बताता चलूं मैं वैसे तो, कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा इंटीजर आंसर देगा। अगर ये इंटीजर आंसर देगा, हमेशा इंटीजर आंसर देगा, तो आपको पता है ये n है, तो लिखा हुआ साइन n पाई, और साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब ये लिखा है y इज इक्वल टू 0। अब कोई फंक्शन अगर आपका कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू 0, तो रेंज कितनी हो गई, 0। इसके अंदर सुनो, ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमेशा इंटीजर आंसर देगा। यहां पर आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अच्छा, 2n प्लस 1 का मतलब ऑड पाई बाई 2। कॉस के अंदर पड़ा है ऑड पाई बाई 2, नीचे कुछ भी लिखा रहे, कॉस के अंदर अगर ऑड पाई बाई 2 पड़ा है हमेशा, तो कॉस कितना आंसर देगा आपको, 0। तो 0 अपॉन कुछ भी वैल्यू आएगी यहां पर, 0 अपॉन समथिंग, हमेशा आंसर 0 निकलेगा, रेंज कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई पड़ा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको इंटीजर आंसर देगा, मतलब कॉस n पाई लिखा हुआ है। कॉस n पाई का मतलब ये हुआ कि इवन पाई होगा या ऑड पाई होगा, तो या तो आंसर 1 निकलेगा या -1, तो रेंज में 1 और -1, दो वैल्यूज बस। इसमें आपको पता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के अंदर x की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर के अंदर x की पावर 4। साइन स्क्वायर ये मान लो t है, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t लिखा है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रेंज कितनी है, 1। अच्छा, ये आपको पता है बोर्ड ग्राफ बनाएगा ऐसे करके, उसमें 1 और 3 के बीच में पूछ रहे रेंज, जब -1 और 3 के बीच में, x -1 और 3, अच्छा -1 और 3 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, निकालेंगे उसको भी। साइन इनवर्स था, ये 4 नहीं है, 4 लग रहा है मुझे भी यहां से, क्योंकि बता दूं ये साइन इनवर्स है, ठीक है। वो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि वो पाई बाई 2 होती है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, रेंज कितनी होगी, पाई बाई 2। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की आप कोई भी वैल्यू डालते रहो, जो मर्जी आए, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, जब किसी भी वैल्यू पे हमेशा कैसा आंसर मिलेगा, इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी बैठा रहे वो तो इंटीजर आंसर निकालेगा। इंटीजर को बोल दिया आपने n, ये लिखा है 10n पाई, 10n पाई पे कितना आंसर आता है, 0 आंसर आता है, y इज इक्वल टू 0 फंक्शन है वो, रेंज कितनी हो गई, 0, ठीक है। देख लें किक करके,
पहला वाला क्या था, ये आपको ध्यान रखना होता है साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पाई, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपको पता है कि बिलोंग्स टू इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपने आप में एन होता है, ये लिखा हुआ है साइन एन पाई। साइन एन पाई का मतलब ये हो गया जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू जीरो आपका फंक्शन है, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन में आपके सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, कौन सी, जीरो, जीरो। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था कॉस के अंदर, हाँ कॉस के अंदर टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन के साथ लगा हुआ है पाई बाई टू, ठीक, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। आपको पता है ये कॉस के अंदर लगा हुआ है टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाई के बराबर, और टू एन प्लस वन मतलब ऑड पाई बाई टू, ऑड पाई बाई टू पे कॉस कितना आंसर देता है, जीरो, ये बन गया जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, रेंज ऑफ फंक्शन सिर्फ जीरो। तीसरा समझा तो दिया ये कैसे हो रहा है। तो आपको ये वाली बात का ध्यान रखना है कि जब जब आपके पास इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठता है ना, आप उसे एन लिख के देखते हो कि किसकी बात हो रही है, किस एंगल पे। एन पाई हमारे लिए बहुत काम का होता है। ये एन कैसे पता चल रहा है, आप एक्स की जो मर्जी चाहे वैल्यू डालो, ये तो इंटीजर आंसर देगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। कौन सा तीसरा, तीसरा क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पाई, ठीक है। आपको पता है कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पाई का मतलब कॉस एन पाई, कॉस एन पाई में दो बातें होती हैं भाई, या तो एन जो है आपका वो इवन आएगा, या एन जो है वो आपका ऑड आएगा। अगर एन इवन हो गया तो y की वैल्यू आपकी वन हो जाएगी, और ऑड हो गया तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। भाई कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई पे सब पे कितना आंसर निकलता है 1, और कॉस पाई कॉस 3 पाई पे आंसर कितना निकलता है -1। फंक्शन की दो वैल्यू है एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए, दो वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे रेंज ऑफ फंक्शन में दो वैल्यू आई भाई, -1 और 1, सिर्फ दो वैल्यू, -1 से 1 तक नहीं, -1 और 1। चौथा क्या था आपका, चौथा, इसमें कोई तकलीफ है क्या, इसमें तो कोई तकलीफ होने की बात ही नहीं है कि साइन स्क्वायर के अंदर जो एंगल बैठा है वही कॉस स्क्वायर के अंदर बैठा है, वो एक्स की पावर 4 हो चाहे एक्स की पावर 100 हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ये अपने आप में y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पांचवा दिखाता हूं मैं आपको, यही था पांचवा क्वेश्चन, -1 से 3, हाँ, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में x -1 प्लस मॉड्यूलस में x -3, जब आपका x बिलोंग कर रहा है -1 से 3 का। तो आपको पता है बोर्ड ग्राफ बनना है, ये आएगा 1, ये आएगा 3, ठीक है। ये लाइन कौन सी जाएगी, ये दोनों टर्निंग पॉइंट का डिफरेंस होता है y इज इक्वल टू 2 की, -1 यहां पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ कितना आया आपके हिस्से में, ग्राफ कितना आया, आपने कहा कि सर x की वैल्यू सिर्फ -1 से 3 ले सकते थे, अगर x की वैल्यू सारे रियल नंबर लेते पूरी बोट आ जाती इनफाइनाइट तक जाते हुए, आप उसमें से इतनी वाली इतना पार्ट काट लो जब x की वैल्यू -1 से 3 तक है, तो आपको जितना ग्राफ चाहिए वो कितना है, ये जो x होता है ये बताता है कितना ग्राफ बनेगा आपका, ये आपका ग्राफ। इस ग्राफ में नीचे से नीचे की वैल्यू 2 है, 2, और ऊपर से ऊपर की वैल्यू उतनी होगी जो x इज इक्वल टू -1 पे पड़ेगी, दिख रहा है ना। तो x की वैल्यू जब मैंने -1 पुट करी तो y इज इक्वल टू यहां से निकला 2 + 4, मतलब कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। देखो x की वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो -1 -1 -2 का mod 2, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू -1 तो -1 और -3 कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा, -4 का mod 4, 6 आ गई वैल्यू। इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन निकल कर आई, रेंज ऑफ फंक्शन वो 2 से लेकर 6 तक की सारी वैल्यूज, कि x की वैल्यू जब -1 से 3 तक थी, तो आपको पता है जब 1 से 3 चल रही होगी वैल्यू, उस तो पूरे टाइम पे y की वैल्यू 2 है, उस पूरे टाइम पर तो y की वैल्यू 2, और फिर इस तरफ y की वैल्यू बढ़ रही है -1 तक, जब x की वैल्यू -1 तक जाएगी बढ़ती रहेगी, x की वैल्यू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है ग्राफ में, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो निकल के, 6 निकल कर आएगी। अगला दिखाओ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, आपको पता है इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो y इज इक्वल टू π/2 है, तो रेंज ऑफ फंक्शन π/2। 7th देखता हूं मैं, 10 पाई, 7th क्वेश्चन के आपका y इज इक्वल टू 10 के अंदर पाई के साथ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² - x, ठीक है। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी बैठा रहे, कुछ भी बैठा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आंसर कैसे निकालता है, इंटीजर, उसे आप n बोल सकते हो। तो ये लिखा हुआ 10n पाई, और 10n पाई का आंसर कितना होता है, 0, तो रेंज ऑफ फंक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट क्या आया, 0। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं।
कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन क्या था आपका? 8th क्वेश्चन कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू क्या है आपके पास? कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट में log ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड्यूलस ऑफ x बाई एक्स। इसकी रेंज बतानी है, डोमेन नहीं बताना है। डोमेन नहीं बताना है कि आप कॉस इनवर्स के अंदर वाला -1 से 1 में लाई करेगा और इसके अंदर वाला ग्रेटर देन 0 होगा। डोमेन नहीं बताना है, लेकिन डोमेन का यूज कर लेंगे। आपको ये वाली बात पता है, मैं रेंज निकालने जा रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट रेंज में आपको ये वाली बात पता है कि मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन एक्स, इसके दो ही आंसर होते हैं भाई। ठीक है, या तो 1 निकलेगा या -1 निकलेगा। जब x पॉजिटिव होगा तो ये, जब x नेगेटिव होगा तो ये। अब वैसे 0 भी तो आता है, 0 नहीं आता, वो तो सिग्नम की वैल्यू होती है। सिग्नम x मॉड x बाई एक्स के बराबर नहीं होता। सिग्नम x की वैल्यू होती है कि वो सिग्नम x जो फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइन होता है कि वो मॉड x बाई एक्स से जब x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है। तो सिर्फ मॉड x बाई एक्स को सॉल्व कर रहे हो आप। आपको पता है जब आपका x पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज खुलेगा, कट के 1 आंसर देंगे। x नेगेटिव रहेगा, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, कट के -1 आंसर देंगे। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। आपको ये वाली बात पता है कि ये जो मॉड x अपॉन एक्स है ये लॉग के अंदर पड़ा है। लॉग के अंदर पड़े होने की वजह से आपको पता है इट मस्ट बी पॉजिटिव। इट मस्ट बी पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब मैं वैल्यू 2 से बड़ी लूंगा, ग्रेटर देन 0 नॉट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 2 से शुरू हो जाएगी। कोई तकलीफ की बात ही नहीं रही। डोमेन निकालना हो, क्यों निकालना है सर डोमेन? कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही बस। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कोई सा भी इंटीजर हो सकती है। तो आपको कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए होती? बेस में। बेस में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। बेस में 1 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं लिखेंगे। और भी तो इंटीजर्स है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहां पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बेस मान लो ये तो डोमेन से सेटिस्फाई करेगी, वो कर गई सेटिस्फाई। अब रेंज की बात कर रहा हूं, लॉग के अंदर ये बेस सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये जो वैल्यू ये जब जब आपकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपको पता है इसकी तो दो ही आंसर होते हैं, 1 और -1। इसका पॉजिटिव आंसर कौन सा है? 1 है। इसका पॉजिटिव आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज 1 होगा ये। और अगर ये 1 होगा तो आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अप्रोप्रिएट बेस हाँ वो हो जाएगी डोमेन से, डोमेन 2 से इनफाइनाइट लेंगे वो सही रहेगी, बेस में कोई तकलीफ नहीं आएगी। पॉजिटिव भी है, ये भी 1 निकलेगा। तो आपने बोला अच्छा सर log 1 अप्रोप्रिएट बेस पे लिया हमने, ये बेस अपना बेस की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही। log 1 की वैल्यू तो 0, इसका मतलब ये अंदर वाला पूरा 0 हो गया। हाँ, तो हम ये क्यों निकालना है? क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। हमें ये नहीं निकालना है किस वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अंडर रूट में 0। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कॉस इनवर्स में 0 आ गया। ये कैसे हो गया सर? देखो मैं समझाता हूं कैसे हो गया। लॉग का आर्ग्यूमेंट है मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ये दो ही वैल्यू देता है, सिर्फ 1 और -1। तो एक्चुअली में यहां पे लिखा आ सकता है सिर्फ 1। अच्छा, मतलब मैं डोमेन ये कहेगा कि इसकी सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 1 आते ही log 1 कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। मतलब असलियत में अगर सब चीज सेटिस्फाई करानी है तो ये लिखा है आपके पास फंक्शन। अगर ये लिखा है तो cos इनवर्स 0 पे आपको पता है वैल्यू π/2 होती है, चाहो तो देख लो ग्राफ में। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। x की वैल्यू 0 यहां होती है ना, x की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होता है 0, π/2 का। तो y की वैल्यू π/2 आ गई, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ था, कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ था। रेंज कितनी हो गई? सिर्फ π/2। देख लिया, कोई क्वेश्चन नहीं था ऐसा। दो ही वैल्यू देते हैं 1 और -1। -1 आ नहीं सकती क्योंकि लॉग के अंदर है, 1 आएगा सिर्फ। इसका मतलब सिर्फ यहां वैल्यू 1 बैठ सकती है, यहां 1 बैठेगी, ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये 0 लिखा है। log mod x अपॉन x 0 लिखा है। आपके पास कभी जिंदगी में log mod x अपॉन x आ जाए, आपको सोच ही नहीं सकते, वो 0 है। वो 0 है क्योंकि -1 वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1 को एक्सेप्ट करेगा, 1 एक्सेप्ट करते x की पॉजिटिव वैल्यू उसके लिए दिस इज 0। तो इसका मतलब अच्छा ये 0 लिखा था, ये 0 अंडर रूट में 0 तो 0, cos इनवर्स 0 π/2। तो ये जो था एक कांस्टेंट फंक्शन था। इसके डोमेन ने इतना बड़ा फंक्शन लिखा और डोमेन ने फोर्स कर दिया कि तुम कांस्टेंट हो, तुम और कोई वैल्यू ही नहीं दे सकते पूरा फंक्शन π/2 के अलावा। पूरा फंक्शन और कोई वैल्यू ही नहीं दे सकता, डोमेन ने फोर्स कर दिया इस पर। ठीक है, इतनी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए।
आगे देखें क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन थे ये सब। वो क्वेश्चन है जो ऐसे ऐसे ही करा दिए जाते हैं, बस जैसे क्लास अभी स्टार्ट करी रिवीजन के लिए करवा दिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर। क्वेश्चन ये सब होता है, ऐसे ये आया क्वेश्चन, रेंज ऑफ, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन होता है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू लॉग की बेस में ई है, लॉग की बेस में ई, 2 माइनस लॉग की बेस में √2, अच्छा के साथ लगा हुआ है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 2 माइनस ये 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, लॉग की बेस में ई ही है ना, √2 तो नहीं है, ई ही होगा, ठीक है। 2 माइनस, इसकी रेंज बतानी है, डोमेन नहीं बताना है, डोमेन नहीं आपका, मैं चाह रहा हूं आप उससे बाहर निकलो। आपके सामने रेंज लिखकर आती है ना, आप क्या करने लगते हो कि अंदर वाला होगा पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव होगा, अच्छी बात है डोमेन के लिए, यहां निकालना ही नहीं है डोमेन। हाँ अगर डोमेन निकाले बिना नहीं निकल रही रेंज तो अलग बात है, डोमेन निकाले बिना ही नहीं निकल रही, आपको डोमेन बतानी नहीं कि अंदर वाला किस वैल्यू पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा, ये थोड़ी बताना है आपको, आपको तो रेंज निकालनी है। और रेंज का तरीका क्या होता है मैं बताऊं, अब यहां से शुरू मत कर देना क्वेश्चन के 2 माइनस लॉग √2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और फिर इस लॉग का आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, बात ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बिना बात डोमेन निकाल लेंगे। जब आपसे रेंज पूछी जाए ना, रेंज पूछी जाए तो आप पहले रेंज निकालने की कोशिश करो, ठीक है, और रेंज निकालने की कोशिश करते में अगर आपको डोमेन की जरूरत पड़े तब डोमेन निकालो जबरदस्ती, वरना हर क्वेश्चन का डोमेन निकालने का क्या फायदा है। तो जिसे जानते से जिसे जानना है, ये सर कैसे लगा रहे हो आप, क्योंकि मुझे सिर्फ एक जगह एक्स दिख रहा है, एक जगह एक्स दिख रहा है, वो कहां पे दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स पे। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां जाती होगी, 0 से 1, ये कैसे पता चला। आप सोचो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 जाती है, अगर -1 से 1 की वैल्यूज का स्क्वायर करूंगा मैं तो 0 से 1 ही तो जाएगा, -1 से 1 जाती है उसकी वैल्यू, चाहे -1 से 0 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, चाहे 0 से 1 की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके वो 0 से 1 में रहना है, पॉजिटिव वैल्यूज देगा सिर्फ, और 1 के ऊपर जाएगा नहीं। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 16 साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 16 तक, 1 ऐड करेंगे तो 1 से लेकर 16 साइन स्क्वायर एक्स कहां तक, 17 तक, 1 से लेकर कहां तक, 17 तक, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लॉग, अरे +1 तो की नहीं मैंने इधर, उसके बाद आपको लॉग अप्लाई करना है। अच्छा लॉग जो अप्लाई करना है वो ये वाला करना है, आप ये फंक्शन बनाने जा रहे हो ना, वाई बनाने जा रहे हो, यहां से लॉग अप्लाई करोगे, उसकी बेस 1 से बड़ी है, ये जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो आपने लॉग लगाया log 1 टू द बेस √2, ठीक है, log √2 की बेस में लगाया आपका 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहां पर आपके पास log 17 बेस में आया √2, ठीक है, ये वैल्यू तो 0 आएगी निकल के, ये हो गया 0, ये आपके पास log की बेस में लगा हुआ है √2, और यहाँ पर 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहाँ पर लगा हुआ है log 17 टू द बेस √2, ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या होना है, माइनस लगना है बाहर, माइनस लगने का मतलब इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, ये ना इनइक्वालिटी, इसका साइन बदलेंगे, इस इनइक्वालिटी का साइन पलटा जाएगा, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस में log 17 टू द बेस √2, और ये माइनस साइन के साथ log √2, यहाँ पर 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये 0 लग गया ये। उसके बाद 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ये तो था ना क्वेश्चन, कहां गया, माइनस लगा दिया, उसके बाद 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड कर लो, और 2 ऐड करते हैं, तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस log 17 टू द बेस √2, और यहाँ पर इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस, ये तो हमको चाहिए था log √2 के साथ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऐड किया ना, 2 ये आया। अच्छा अब इसके बाहर क्या होना है, लॉग लगने वाला, लॉग लगने वाला है, देखो 2 ऐड कर लिया, अब लॉग लगने वाला है ई बेस का। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, टू, अच्छा ये अपने आप में ये वैल्यू, अगर आपका log
16 टू द बेस रूट 2 होता तो वो कितना आंसर निकल कर आता आपके पास? 2 इंटू 4 8 निकल कर आता। अगर log 16 होता तो कितना निकल कर आता? रूट 2 बेस पे 8 निकल कर आता। अच्छा, कि रूट 2 की पावर में 8 चढ़ाऊंगा तो 16 मिलेगा। ठीक है, तो 8 निकल कर आता। इसका मतलब, और ये तो 17 है, 16 नहीं 17 है, इसका मतलब ये वैल्यू 8 से बड़ी है, इज ग्रेटर देन 8। अगर 2 में से आप कोई एक वैल्यू घटा रहे हो, ऐसी वैल्यू जो 8 से बड़ी है, तो आपको पता है ये अपने आप में नेगेटिव आने वाला है। 2 में से आप कुछ घटाने जा रहे हो ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अब आप ये नेगेटिव पॉजिटिव देख क्यों नहीं इसको? क्योंकि आपको लगाना है लॉग, आपको लगाना है लॉग। अच्छा, अगर हमें लॉग लगाना है तो लॉग तो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको पता है कि अगर एक तरफ की वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को नहीं करता, तो लॉग कहां से एक्सेप्ट करना शुरू करेगा? जब ओपन इंटरवल 0 आएगा, यहां पर ओपन इंटरवल 0। तो आपने क्या किया, ये अपने आप में नेगेटिव, तो लॉग कैन नॉट बी अप्लाइड हियर, क्योंकि अगले स्टेप में लॉग अप्लाई करना है आपको। तो लॉग कहां अप्लाई होगा? उसके लिए रेंज श्रिंक होगी। श्रिंक होकर कहां पहुंचेगी? वो ये बन जाएगा log 0 ओपन इंटरवल के साथ, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड नहीं होता। और यहां पर 2 माइनस लॉग की बेस में रूट 2, यहां लॉग लगेगा, लॉग की बेस में रूट 2, रूट 2 के साथ यहां पर आएगा आपका साइन स्क्वायर x 16 साइन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहां पर आपके पास log 2 टू द बेस e, ये कितना निकलेगा? माइनस इनफाइनाइट। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर log 2, ln2 लिख दूं, क्या करूं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर ln2, ये आया आंसर? कहां गया आंसर? माइनस इनफाइनाइट से लेकर ln2। ठीक है, काम की बात बस यही थी कि आपको पता चल करना था कि ये नेगेटिव वैल्यू है। जैसे ही आपको पता चला नेगेटिव, आपको पता अगले स्टेप में लॉग लगाने जा रहे हो, लॉग नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो रेंज श्रिंक होगी। रेंज श्रिंक होगी कहां तक जाएगी? वो वैल्यू जो लॉग एक्सेप्ट करेगा। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? 0 भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ओपन इंटरवल के साथ बाउंड्री पॉइंट है तो लगा लेते हैं, बाउंड्री पॉइंट है। और 0 पे कितनी वैल्यू निकलती है? फिर माइनस इनफाइनाइट, आपको पता है। अच्छा, लॉग अप्लाई करने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि लॉग का बेस है ई, और ई बेस जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़े बेस में साइन चेंज होता नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं रही होगी आपको। ये होगा क्वेश्चन। अच्छा, एक सेकंड, और कोई क्वेश्चन है हमारे पास इसका? रेंज ऑफ, कहाँ गया ये? तो ये एक थोड़ा सा तकलीफ दे क्वेश्चन होता है। मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आपको याद रखना है, काम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस में साइन x प्लस मॉड्यूलस में cos x। ठीक है, कभी ऐसा लगे कि इसकी रेंज अपने आप में -1 से, मतलब ये तो मॉड बन गया, मॉड बन गया तो 0 से 1 रह जाएगी रेंज। उसकी भी 0 से 1, जब दोनों को ऐड करूंगा तो 0 से 2 नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस जगह पर ये 1 निकाल रहा होगा उस जगह वो 1 नहीं दे रहा होगा। दोनों साथ में 1 देंगे तभी तो 2 जाएगा, ऐसा तो होगा, तो होता नहीं है। तो इसकी रेंज निकालने का तरीका होता है, वो तरीका देखना। ये तरीका मॉड के सम के क्वेश्चन में, डिफरेंस के क्वेश्चन में लगता है आपका। ठीक है, समझना तरीका। और इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फंसता है बीच बीच में कैलकुलस में आके, ये तब आपको फायदा इस चीज का रहता है कि आपको इसकी रेंज पता है। आओ देखो मॉड्यूलस में, तो पहला काम क्या किया था इसके अंदर करते हैं हम स्क्वायरिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग क्यों करी? क्योंकि मॉड का इलाज क्या होती है? स्क्वायरिंग होती है। अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाता है, और मॉड्यूलस का स्क्वायर होने का मतलब ये कि सिर्फ स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर लिखो, मॉड्यूलस एक्स का स्क्वायर लिखो, या सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दो, बात बराबर होती है। तो वाई स्क्वायर आपने किया, तो इधर यहाँ पर मॉड के अंदर आपका साइन एक्स लिखा था, प्लस में मॉड के अंदर कॉस एक्स लिखा था, उसका स्क्वायर कर दिया। कोई भी इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके 1 ना कर दे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो मॉड साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में 2 टाइम्स मॉड में साइन एक्स और यहाँ पर मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1, और ये बन गया आपके पास साइन 2x का मॉड। देखो
दो मॉड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एक ही मॉड में साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, टू भी अंदर चला जाएगा मॉड के, पॉजिटिव नंबर है, क्या तकलीफ है। तो मॉड के अंदर टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, वो साइड टू एक्स का मॉड, ये आपका वाई स्क्वायर आया है, वाई स्क्वायर आया। आप वाई स्क्वायर की रेंज निकाल सकते हो, जिसे जानते हैं जिसे जानना है कि साइन लिखा हुआ है आपके पास हमेशा -1 से 1। अब अगर साइन 2x की वैल्यू पर मॉड लगाए, इसका मतलब इसकी सारी वैल्यू पे मॉड लगाए, तो साइन की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में चलेंगी तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड होगा तो 0 से 1 ही निकलेगा। लेकिन साइन की वैल्यू जब -1 से 0 में चलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज, उन पे मॉड लगेगा तो वो भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब मॉड साइन 2x आपका, मॉड साइन 2x इज लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1 के बीच में। मैं आपको समझा दूं, ये होता है मॉड साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अब वो 2x है या कुछ है उससे मतलब नहीं है। क्यों ये मॉड साइन एक्स का ऐसे ग्राफ क्यों बन जाता है, ये इसलिए बन जाता है कि साइन पॉजिटिव था, फिर साइन यहां नेगेटिव होता, लेकिन नेगेटिव सारी वैल्यूज को मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यूज कहां मिलती हैं, ऊपर, तो जैसा नीचे था ग्राफ वैसा ऊपर दिखने लगेगा। खैर अभी इस पे बात कर दी हमने। अच्छा 1 ऐड करना है आपको, 1 से लेकर आपका 1 प्लस मॉड में साइन 2x 2 के बीच में, ठीक है। यहां से आपका वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर के बराबर था ना 1 से लेकर 2 के बीच में, स्क्वायर रूट लगा लिया मैंने, स्क्वायर रूट लगा लिया जब मैंने, तो आपके पास 1 से लेकर यहां मॉड्यूलस ऑफ वाई आएगा और यहां पर √2 आएगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू आपके पास, वाई आपका -√2 से -1 यूनियन में वाई आपका 1 से लेकर √2, ठीक है। ये वैल्यूज हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेंगे ये वाली वैल्यूज, कि आपने वाई को देखा, यहां पर वाई को देखा, वाई था अपने आप में सम ऑफ टू मॉड्स, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर का सम, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ऑलवेज पॉजिटिव। तो y हमेशा पॉजिटिव रहना है। यहां पर आप सॉल्व करने जाओगे, स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट में हमेशा मॉड लिखता है, √y² मॉड। मॉड्यूलस जब खुलेगा इनइक्वालिटी में तो -√2 से -1 और 1 से √2, वो वैल्यू नहीं लेंगे सिंस y इज पॉजिटिव, सिंस y इज पॉजिटिव। तो आपकी y की वैल्यू आ गई। अच्छा y की जो वैल्यू आ गई वही रेंज हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन आपकी 1 से लेकर √2 के बीच में, 1 से लेकर √2 के बीच में, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन की गड़बड़ बताऊं आपके सामने कि आप इसमें गलती क्या कर देते हो। आपको लगता है कि आपका sin x प्लस cos x कहां से कहां के बीच में था, -√2 से लेकर √2 के बीच में। तो अगर मैं मॉड ऐड करूंगा उसका तो 0 से लेकर √2 हो जाएगा, 0 से लेकर √2, 0 से लेकर √2 वो नहीं होगा। 0 से लेकर √2 होने का मतलब क्या है, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो अपने दिमाग से कि आपने नेगेटिव वैल्यूज हटा दी और 0 से शुरू कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके अंदर 0 भी कभी नहीं जाती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से लेकर √2 के बीच में रहेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप इसका मॉड लेना चाहो ना, कि मॉड के अंदर अगर आप sin x प्लस cos x लो तो इसकी वैल्यू आपकी 0 से √2 जाएगी। और आपको पता है मॉड के अंदर अगर आपने a प्लस बी लिया तो वो हमेशा छोटा रहता है, मॉड a प्लस मॉड बी, छोटा या बराबर। अगर मैं इस sin x प्लस cos x की वैल्यू -√2 से √2 में अगर मैं उसका मॉड ले लूं तो उसकी नेगेटिव वैल्यू सब पॉजिटिव बन जाएंगी और 0 से √2 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 से √2 जा रही है तो आपको पता है ये दो के सम का मॉड है, दो चीजों के सम का मॉड है। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था मॉड का सम, ठीक है। आपको निकालना था मॉड साइन और प्लस में मॉड कॉस। ये हमेशा बड़ा रहेगा आपका मॉड के अंदर, साइन प्लस कॉस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है ना, बड़ा या बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। खैर हमको तो रेंज से मतलब था, ये रेंज आ गई निकल के 1 से लेकर √2 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। जैसे ये निकलती है आपके पास एक क्वेश्चन और आ जाता है उछलता हुआ, क्या क्वेश्चन आता है फिर, रेंज ऑफ किसकी रेंज, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड्यूलस में sin x प्लस मॉड्यूलस में cos x, मॉड्यूलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट। अब इसकी रेंज बतानी है। आपको पता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया सबसे बाहर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कैसा आंसर देता है, इंटीजर आंसर। इंटीजर रेंज क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। अब आपको अभी अभी पता चला है कि मॉड्यूलस के अंदर sin x प्लस मॉड्यूलस के अंदर cos x कहां से कहां के बीच में लाई करते हैं, 1 से लेकर √2 के बीच में। मतलब अगर ये t है आपके पास
आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर टी बताओ, जबकि आपका टी जो है वो 1 से लेकर √2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये लाई करता है आपका टी। आपको पता है 1 से लेकर √2 के बीच की कोई भी वैल्यू होती रहे, कोई भी वैल्यू टी की वैल्यू होती रहे, हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ कितना आंसर देगा, वो 1 आंसर देगा। 1 आंसर देगा तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन 1, सिर्फ 1, और कोई वैल्यू नहीं आएगी निकल के। ठीक है, इसी में फिर आपके सामने क्वेश्चन क्या आता है कि y इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर साइन एक्स माइनस मॉड्यूलस के अंदर कॉस एक्स, या उल्टा मॉड्यूलस कॉस एक्स माइनस मॉड्यूलस साइन एक्स। ठीक है, काम वही होगा इसके अंदर भी कि आपने क्या किया, वाई स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर निकल कर आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है 1 माइनस में मॉड साइन 2x। ठीक है, यहां से आपको पता है कि मॉड साइन 2x की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। उस पर अगर आप माइनस लगाओगे तो -1 से आपका माइनस का और साइन 2x -1 से 0 हो जाएगा। 1 ऐड कर दोगे तो 0 से लेकर 1 माइनस मॉड साइन 2x, ठीक है, 1 तक आ जाएगा। 1 ऐड कर दिया ना तो ये बन गया 0 और वो 0 का बन गया 1, 1 ऐड करने पर। उसके बाद यही वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब आपका वाई स्क्वायर जो है वो 0 से लेकर 1 में जा रहा है। अगर वाई स्क्वायर यहाँ जा रहा है तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो मॉड वाई आपका 0 से लेकर 1 के बीच में जा रहा है। ये वाली बात आपको पता चल गई कि ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अरे मॉड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका सिर्फ बचता है मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 1। यहां से आपका निकल कर आया वाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ये सब मैं देखो सॉल्व नहीं कर रहा, इनइक्वालिटी आपको आती है कि मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, वाई वो लिखा जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्या वाई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्या बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। आपसे मैं कह रहा हूं, आप देखो इसको 0 पे, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये बन गया 0, वो बन गया 1। 0 -1 कितना आया, -1 निकल कर आया। सब्ट्रैक्ट करने में बिल्कुल वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ऐड करने में नहीं हो सकती, क्योंकि दो पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है। दो पॉजिटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो रेंज -1 से 1। y की वैल्यू कितनी थी, मॉड के अंदर sin x माइनस cos x। काम की बात ये नहीं सिखानी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। बात ये आपको ये करना आना चाहिए कि स्क्वायरिंग करके लेकर आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या था आपका ये, उसके बाद ठीक है, ये तो आपकी वाले इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक मैं आपसे क्वेश्चन चाह रहा हूँ, इसको देखो, रेंज ऑफ, अलग अलग टाइप के रेंज के क्वेश्चन होते हैं। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में x+4 माइनस में 3 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जैसे कि आपको मैं आपको समझाऊं कि एडजस्टमेंट के बारे में आपको आप तब जो है बेहतर होते हो एडजस्टमेंट में जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लेते हो, तब आपको समझ में आता है एडजस्टमेंट कैसे करना। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप बाद में पढ़ते हैं तो अभी जो रेंज में मैंने एडजस्टमेंट करवा दिया था ना, x² + x+2 अपॉन x² + x+1 में, आपको थोड़ी सी उसको समझने में दिक्कत होती है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरफ बनाना है, याद रखने में। लेकिन आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो इसलिए वो अब आपके लिए नेचुरल सी चीज है, उसमें बहुत यूज हुआ है। ऐसे सिमिलर जो इस टाइप वाला क्वेश्चन होता है ना, ये जो टाइप लिखी हुई है, ये क्या है, ये इसमें रैशनलाइज करना होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में रूट के रैशनलाइज करना है, तो वही वो आदत डलवाते हैं। लिमिट में से क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, तो लिमिट में हम ऐसे करके टाइप बनाते हैं कि रूट माइनस समथिंग। ठीक है, तो रैशनलाइज, ठीक है, रूट माइनस समथिंग, तो आपको क्या करना है, रूट माइनस समथिंग पे रैशनलाइज करना है। तो लिमिट पढ़ लोगे तो और इसमें पक्की बात हो जाती है कि हाँ ये टाइप वाले क्वेश्चन में हम रैशनलाइज करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए रेंज निकालने देगी होगी आपको, तो रैशनलाइज किया। ठीक है, रैशनलाइज किया। एक बात पक्की कर दूं, x 5 नहीं हो सकता, कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपके पास x+4 - 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट में x+4 + 3। ठीक है, नीचे का लगा हुआ आपको x - 5 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट में x+4 + 3। ठीक है, आपको पता है a² - b² होगा वो x+4 - 9 अपॉन x - 5 लिखा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर रूट में x+4 + 3।
ठीक है, ये देखो क्या होगा, ये वाली वैल्यू अपने आप में x माइनस 5 है, नीचे भी x माइनस 5 है, कैसे ना x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, ये कट जाएगा, कट गया, कोई तकलीफ की बात नहीं। अब आपके पास y क्या रह गया, आपको जो y रह गया वो रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट में आपके पास x प्लस 4 और प्लस 3। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि अंडर रूट में x प्लस 4 की रेंज बता दो, तो आप बोलोगे 0 से लेकर इनफाइनाइट। रेंज बता रहा हूँ, जिसे जानते हैं आप स्क्वायर रूट को जानते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन ऐसा होता है इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होती है। 0 के बराबर हो सकता है क्या, यहाँ बिल्कुल बराबर हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं। कहोगे आप डिनोमिनेटर में ऐसा दे, उसमें 3 एडेड है, अगर ये 0 हो भी गया तो उसमें 3 पहले से एडेड, डिनोमिनेटर की तकलीफ नहीं है। तो 0 से इनफाइनाइट है, फिर क्या करना है, 3 ऐड करना है। 3 ऐड करोगे तो 3 से लेकर आपका अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस 3 से इनफाइनाइट। फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेना है। अच्छा, रेसिप्रोकल में दोनों साइड पॉजिटिव है, उधर रेसिप्रोकल होगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस 3 और यहाँ पर आपको 1/3। तो y की वैल्यू आपके पास y बिलोंग्स टू 0 to 1/3, 0 to 1/3, ये y की वैल्यू आ रही है। तो बताओ आपको क्या, y की वैल्यू 0 to 1/3। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं आपको। अच्छा, इस बात में कोई तकलीफ। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझना कि ये तो आप y की वैल्यू निकाला है 0 से 1/3, आपको पता है y की वैल्यू थी 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, एक आपके पास क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पे नहीं थे, हाँ क्वेश्चन पे थे। आपने क्या किया था, आपके तो यहाँ डिनोमिनेटर में लगा हुआ था x माइनस 5, वो जो डिनोमिनेटर में x माइनस 5 लगा था वो यहाँ कट गया। अगर वो यहाँ कट गया तो आपको पता है कि जरूर x की वैल्यू 5 नहीं रही होगी, क्योंकि 0 0 कटता नहीं, और आप यहाँ भी डोमेन से बता रहे हो कि x की वैल्यू क्या नहीं रही होगी, 5 नहीं रही होगी। अच्छा, x की वैल्यू 5 नहीं रही होगी, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, क्यों इसी को क्यों देख रहे हैं, इसका डोमेन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में चल रहा है, ये अपनी रेंज बताता वो चल रहा है कि मेरी रेंज 0 से इनफाइनाइट है, माइनस में तो नहीं जा रहा, वो अपने डोमेन के हिसाब से अपनी रेंज पता चल रहा है 0 से। ये हट चुका है, जब रेंज निकालने गए हैं तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो ये अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। इसकी बात क्या थी कि x की वैल्यू 5 नहीं है, x की वैल्यू 5 नहीं। अब आप देखो एक बार रख के कि फॉर x इज इक्वल टू 5, कि अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो y की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 3 मतलब 1/6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 हो जाए तो y की वैल्यू 1/6 हो जाएगी। आपको पता है x की वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1/6 नहीं हो सकती। अच्छा, आपकी जो y की वैल्यू आई है वो 0 से 1/3 आई है, इसके बीच में 1/6 लाई करता है, लाई करता है। ये छोटी सी चीज का आपके पास चेक हुआ कि y की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1/3 में लाई कर रही है, और माइनस में एक वैल्यू हटानी है, कौन सी, 1/6। ऐसे होता है ना, 0 1/3 और यहाँ बीच में आएगा 1/6, ये वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ से यहाँ लेना। ऐसे क्या किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके बिल्कुल सिंपल, स्क्वायर रूट की आपको रेंज पता है 0 से इनफाइनाइट होती है, रेसिप्रोकल वगैरह के लिए सब कर लिया। लेकिन बीच में जो x माइनस 5 कट गया था, वो जो हट गया था x माइनस 5, उसको आपने देखा कि अच्छा x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तब क्या है, ये फैक्टराइजेशन जो ऊपर नीचे टर्म कट जाते हैं तो ज्यादातर ये तकलीफ होती है कि डिनोमिनेटर वाला टर्म अब अपनी बात ही नहीं कर पा रहा कि भैया उसने पहले बोला था x को 5 नहीं रखेंगे तभी हम एग्जिस्ट करेंगे, तभी हम कैंसिल होंगे, आपने काट दिया, अब वो अपनी बात नहीं रख पा रहा, आप आंसर निकाल के खुश हो गए। लेकिन आपको पता है कि ये अब जो फंक्शन कट पिटने के बाद जो फंक्शन आया निकल के आपका, ये जो फंक्शन आया ये, इसमें अगर आप x की वैल्यू 5 रख दोगे तो एक आंसर मिल रहा है आपको। ओरिजिनल फंक्शन में तो नहीं मिलता क्योंकि उसमें x माइनस 5 नीचे था, ओरिजिनल में तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जब आप x की वैल्यू 5 रख रहे हो तो 1/6 आपको आंसर मिल रहा है। लेकिन आपकी असलियत क्या है कि x की वैल्यू तो आप 5 रख ही नहीं सकते, तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1/6 नहीं हो सकती। इसको चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो टर्म क्योंकि गायब हो चुका है x माइनस 5 का, तो अपनी बात नहीं कर पा रहा, ओरिजिनल फंक्शन में कर पाता नहीं कर पा रहा, और कर नहीं पा रहा, और जल्दी बात कर, रखने में वैल्यू भी निकल रही है, 5 रखने में वैल्यू भी निकल रही है, उस वैल्यू को हटाना है क्योंकि 5 को नहीं ले सकते। ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंसीडरिंग डोमेन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ना, एडजस्टमेंट और इनका उसके बाद रेंज y is equal to cos इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, cos इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर।
इसकी रेंज देखनी है आपको। ये फाइंड डोमेन इसमें करना पड़ता है। क्यों इसमें क्यों करना पड़ता है, इसमें बताता हूँ वो क्यों करना पड़ता है। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, आप कोई भी इंटीजर हो सकती है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप cos इनवर्स लगाओगे तो cos इनवर्स इंटीजर थोड़ी लिख दोगे। अगर सर जिसे जानते हैं इसकी रेंज हम जानते हैं तो भाई इंटीजर हो गई, इंटीजर हो गई। और जिसे जानना है मतलब इसके ऊपर cos इनवर्स लगाना है। cos इनवर्स लगाऊंगा तो ये इंटीजर तो पूरा सेट है, पूरे सेट पे थोड़ी लगा दूंगा ले यार cos इनवर्स, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, डोमेन के बारे में सोचा। डोमेन के बारे में क्यों सोचा, देखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्यों लाई करना चाहिए, क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू डालो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर निकालेगा। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आंसर निकाल रहा है उसे कौन खा रहा है, cos इनवर्स। cos इनवर्स को आज वैल्यू दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। cos इनवर्स कितनी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, -1 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां रहना चाहिए। इसका मतलब आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर तो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 3 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आपने बोला सर उसको जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देता है, वो कौन कौन से इंटीजर दे सकता है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 आंसर दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ 2 गया cos इनवर्स मना कर देगा, यानी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेगा तो cos इनवर्स को दुख नहीं होगा, ऐसा कौन सा इंटीजर है। आप बोलोगे सर 1 निकालेगा दुख नहीं है, 0 पे दुख नहीं है, -1 पे नहीं है, और किसी भी इंटीजर में बहुत तकलीफ है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 आ गई। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 आ गई, आपके दिल में आएगा इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, मुझे पता है बहुत से बच्चे सोच चुके हैं इस टाइम पे, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 0 आ गई, क्या करूं इसका, क्या करूं उसका, इस तरफ। ठीक है, नो नीड, मुझे पता है आप सोच चुके हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है, 0 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 से 2, उसकी नीड क्या है। आप डोमेन निकाल लोगे तो x की वैल्यू निकालोगे, आपको x की वैल्यू से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं, मैं तो रेंज निकाल लूंगा तो y की वैल्यू से मतलब। आपको ये cos इनवर्स के डोमेन से पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ यही 3 आंसर देगा। अगर वो ये 3 आंसर देगा तो cos इनवर्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कौन कौन से आंसर देगा भाई। ठीक है, एक तो जाएगा आपके पास cos इनवर्स में -1, एक आपके पास जाएगा cos इनवर्स में 0, एक आपके पास जाएगा cos इनवर्स में 1। ठीक है, y cos इनवर्स, cos इनवर्स -1 पे कितना आंसर देता है पाई, यहाँ पे कितना आंसर मिलता है π/2, यहाँ पर कितना मिलता है 0। ये कहां से पता चल रहा है सर आपको, अरे ये ग्राफ होता है, -1 पे कितनी वैल्यू मिलती है पाई, 0 पे कितनी मिलती है π/2, और यहाँ पर कितनी मिलती है 0, y की वैल्यू लगा रहा हूं 1 से 0। तो cos इनवर्स के अंदर जब -1 गया तो x की वैल्यू जब -1 होती है तो cos इनवर्स की वैल्यू पाई निकलती है, x की वैल्यू जब 0 होती है तो cos इनवर्स की वैल्यू π/2, और ये तो 3 वैल्यू निकल कर आई आपके पास। ठीक है, आपका y बिलोंग्स टू 0, π/2 एंड π/2, रेंज में सिर्फ 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। cos इनवर्स की गिनती की कितनी वैल्यू निकल कर आती है आपके पास, cos इनवर्स की वैल्यू, cos इनवर्स के अंदर -1 से 1 की वैल्यू जा सकती थी। cos इनवर्स के अंदर बैठा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू निकालता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कौन सी वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यूज। कौन कौन से इंटीजर आ सकते थे, -1, 0 और 1। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू मुझे नहीं जाननी, नहीं पता करना, क्योंकि मैं ग्राफ नहीं बनाने जा रहा, मैं डोमेन नहीं निकालने जा रहा, मुझे रेंज निकालनी है। मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 3 वैल्यू देगा, जैसे ये 3 वैल्यू देगा मतलब कि cos इनवर्स ये 3 वैल्यू खा सकता है, सिर्फ ये 3 वैल्यू खिला दे cos इनवर्स को, y की वैल्यू पता चले। यही तकलीफ होती है, मेन यही तकलीफ होती है जब आप लोग रेंज निकालने जाते हो तो डोमेन निकाल के आ जाते हो कि वो निकाल दिया, x की वैल्यू सर -1 से 2 तक है, ये बोल रहा है -1 से 2 तक है x की वैल्यू, क्या जरूरत है उसकी, x की वैल्यू -1 से 2 तक है, इस बात की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अगला देखो, रेंज डोमेन y is equal sin इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² + 1/2। ठीक है, अच्छा x² + 1/2 की वैल्यू की रेंज भी आपकी इनफाइनाइट से जल्दी चली जाएगी ऊपर,
और ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज तो आर होती है, सॉरी इंटीजर होते हैं सारे इंटीजर, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर बैठा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। साइन इनवर्स जो है वो सारी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सारे इंटीजर निकाल देता है, साइन इनवर्स सारे इंटीजर थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। तो पहले आपको डोमेन सोचना पड़ेगा। डोमेन सोचोगे तो आपको पता है जो अंदर बैठा हुआ x² + 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -1 से 1 में रहेगा। जैसे आपने ये सोच लिया तो आपको पता चला ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 के बीच में रहे वो कौन सी वैल्यू हो सकती है। x² + 1/2 की वैल्यू मतलब -1 हो सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। x² + 1/2 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट अगर -1 से 1 के बीच में कोई इंटीजर बैठा हुआ है तो वो कौन सा इंटीजर होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, वही लिखिए। अच्छा ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि आपको पता है कि x² + 1/2 हमेशा बड़ा रहेगा किससे, 1/2 से, हमेशा बड़ा रहेगा 1/2 से। हाँ, x² की रेंज कितनी होती है, x² 0 से इनफाइनाइट जाता है, 1/2 ऐड कर दोगे तो 1/2 से इनफाइनाइट। अब अगर इस पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, ये हमेशा x² + 1/2 या उससे बड़ा है तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 पे भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लाऊंगा तो 0 जाएगा, -1 कभी नहीं जाएगा, -1 कभी नहीं जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू है अंदर वाली, पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये आ सकता है बिल्कुल, ठीक है, और ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसका मतलब आपको पता चला। अच्छा फिर मैं आपको गलती समझाऊंगा, x² + 1/2 की वैल्यू अगर 0 आ रही है, आपका दिल जाए सर x² + 1/2 को हम 0 से लेकर 1 तक लिखते, क्यों x की वैल्यू निकालने जा रहे हो क्या डोमेन पूछा है इन्होंने? डोमेन तो नहीं पूछा, क्या चीज पूछी, रेंज। जब आपको पता चल रही है कि इसकी वैल्यू x² + 1/2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की दो ही वैल्यू हो सकती है, एक 0 और एक 1, तो इसकी वैल्यू कहां पुट करोगे, वहां पुट करोगे ना अंदर। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या पुट हो सकता है, एक 0, और साइन इनवर्स के अंदर क्या पुट हो सकता है, एक 1। ठीक है, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, इसका मतलब π/2, ये दो आंसर है। साइन इनवर्स में 0, साइन इनवर्स 1 पे आपका π/2 कैसे निकल रहा है ग्राफ पे देख लेना, 1, π/2 का पॉइंट। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 0 से π/2। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये तो हो गया रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। ना बस का रेंज ऑफ फाइनाइट सेट से कोई फाइनाइट सेट से इसका मतलब होता नहीं है रेंज ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। रेंज ऑफ फाइनाइट सेट कि अगर आपका डोमेन ऑफ फंक्शन इज फाइनाइट सेट, then we check the function as increasing या decreasing in that set, increasing या decreasing in that set, ठीक है। देखना भाई बात समझना, ऐसा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये a से लेकर b फाइनाइट सेट लगा दिया, a से लेकर b, ये आपका फंक्शन की a पर वैल्यू f है और ये फंक्शन की b पर वैल्यू, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका a, f है, ये b, f b है, ओके। x कोऑर्डिनेट b है और y कोऑर्डिनेट f b है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऊपर जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग होता है, ऐसे रफ बनाना, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका a, ये वाला पॉइंट आ गया। ये सब बातें इतनी बार हम कर चुके हैं ना, ये फंक्शंस की ही बात, फंक्शन की b पर वैल्यू, फंक्शन की a पर, है ना, फंक्शन की a पर वैल्यू। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है आपके पास कि आपको पता है कि फंक्शन जो है x आपका बिलोंग करता है a से लेकर b, आपको ये बात पता चल x a से b को बिलोंग करता है, ठीक है। और आपको पता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब वो पूछ रहे हैं कि fx क्या मतलब क्या हुआ, y, वो कहां बिलोंग करेगा,
हाँ बिलोंग करना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्स अगर आपका ए से बी में बिलोंग करता है, एक्स अगर आपका ए से बी में बिलोंग करता है, आपको एफ एक्स चाहिए, इसका मतलब एक्स पे आपको फंक्शन अप्लाई करना है, एफ अप्लाई करना है। अब एफ अगर इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई होगा बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुए, तो ये एफ ए से लेकर क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स एफ बी तक हो जाएगा। आपको पता है ये वाली बात हम पहले भी कर चुके, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका x जो है वो बिलोंग करता है a से लेकर b, तो फाइनाइट सेट में डोमेन है ना, और फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो x आप बोलोगे सर x तो करता है a से लेकर b में। अब मुझे fx पता करना है कहां से कहां बिलोंग करता है, मैं f अप्लाई करने जा रहा हूं फंक्शन दोनों तरफ। फंक्शन डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, तो यहां बन गया fx और इधर आ गया आपका fb और इधर आ गया आपका fa। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अब देखो यहाँ दिख भी रहा है आपको कि फंक्शन में नीचे से नीचे की y की वैल्यू f है, ऊपर से ऊपर की f है, वहां नीचे की f भी और ऊपर की f है, ठीक है। ये हम पहले भी समझा चुका हूं एक बार। अब इसमें बात सुनो, आप कैसे लिखोगे कि आपका x बिलोंग कर रहा है a से लेकर b तक, ठीक है। तो fx क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो fx डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या fa से लेकर f डायरेक्टली अप्लाई, ठीक है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन में, आप डायरेक्ट एफएक्स डायरेक्ट अप्लाई करोगे इन दोनों इंटरवल के दोनों बाउंड्री पॉइंट्स। इसमें क्या हो रहा था, आपका x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है। आपने fx लिया तो पलट गई वैल्यू fb से लेकर, ठीक है। तो अप्लाई इन रिवर्स ऑर्डर, रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए यहाँ डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली अप्लाई एफ ए एफ बी, वहां रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई हो रहा है एफ बी एफ ए, डायरेक्टली करना है आपसे। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं है, आप ये सब कर चुके हो कि आप एक्स लिखा होगा ये कर दोगे। अच्छा, अब बात सुनो सर, अगर आपको जी एफ एक्स निकालना और जी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे, तो जब मैं जी अप्लाई करूंगा जी एफ एक्स, तो आपको पता है कि अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वैल्यूज क्या होंगी आपस में, रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होंगी। मतलब जी पहले किस पे अप्लाई होगा, एफ बी पर, और फिर किस पे अप्लाई होगा, जी आपका एफ ए। भाई कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई हो रहा है, जी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। ऐसे ही वहां पर क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में। कौन सी वैल्यू पलटती है, ए और बी की वैल्यू नहीं पलटेगी, ये जो पूरा अंदर बैठा हुआ नहीं पलट जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग में डायरेक्टली अप्लाई होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए रिवर्स ऑर्डर में। जो भी अब अगला फंक्शन अप्लाई करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में पलट जाएगी। इतनी बात तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx is greater than 0 always. a से b में फंक्शन डिफाइन था, उस a से b में डेरिवेटिव कैसा है, हमेशा पॉजिटिव। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy by dx is less than 0 always in x belongs to b, ठीक है। if dy by dx is greater than 0 and less than 0 for some parts, कुछ पार्ट के लिए क्या है वो पॉजिटिव है, कुछ पार्ट के लिए क्या है वो नेगेटिव है, then function is neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing। आप खुद सोचो, अगर dy by dx आपका dy by dx पॉजिटिव है, तो अगर चलते dy by dx कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव क्या होता है, खुद एक फंक्शन होता है, ये ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में चला गया, तो बीच में dy by dx क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, और जिस जगह पर 0 आ रहा होगा वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा होगा। अगर कोई चीज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो 0 कट करके जाएगी ना, मिनिमा और मैक्सिमा आता है, या तो मिनिमा हो तो ऐसा होगा ग्राफ, तो फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है, दोनों हो जाते हैं।
इसकी डिटेलिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत डिटेलिंग है उसमें, ठीक है। तो ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपको चेक करना पड़ जाए, अगर जरूरत पड़े आपको तो आप होगा, वरना तो आपको फंक्शन के ग्राफ पता है कैसे होते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ना, ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास ये पूछ दिया y इज इक्वल टू अंडर रूट में आपके पास पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी आपसे रेंज पूछी, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन ये अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू के बारे में पता है कि वो कहां से कहां रहती है, 3/4 से इनफाइनाइट। अब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करने जा रहा हूं तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, सिंस स्क्वायर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अंडर रूट में 3/4 से लेकर इनफाइनाइट, मतलब कि बिलोंग्स टू रूट 3/2 से, और यही आपका y था, ये तो y था। क्योंकि स्क्वायर रूट अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप स्क्वायर रूट अप्लाई करने जा रहे हो, डायरेक्टली दोनों वैल्यू पे अप्लाई कर दो, डायरेक्टली अप्लाई कर दो, यहीं पे आंसर निकाल देना है, बस इतनी ही बात, ठीक है। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर में अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। उसमें जिसे जानते हैं जिसे जानना है कि ये बात है, बस आपको जो फंक्शन अप्लाई करते जाने हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से डायरेक्टली देखना। तो जानते हैं आप किसे, वैसे जानते हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कैसे जानेंगे, इसकी रेंज लाई करेगी -d/4 से लेकर इनफाइनाइट। इसका d कितना, इसका d आएगा 60 -44 डिवाइड बाई 12, तो माइनस मतलब 44 डिवाइड बाई 12, 44 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा तो 11/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज आएगी 11/3 से लेकर इनफाइनाइट, इसकी रेंज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिलोंग्स टू 11/3 टू इनफाइनाइट। ये बात हो गई, इसकी रेंज पता चल गई। इस पे लगना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको पता है ये अप्लाई करने जा रहे हो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली अप्लाई होगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा मतलब अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की वैल्यू आपके पास अंडर रूट में 11/3 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको e की पावर वाला फंक्शन अप्लाई करना है, e की पावर वाला फंक्शन, इसको पावर ये पावर में चढ़ जाए जैसे। अगर आपको e की पावर का फंक्शन अप्लाई करना है तो मैं आपको दिख रहा हूं e की पावर x ऐसे जाता है, जो ये फंक्शन जो आपका s चला गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करोगे डायरेक्टली अप्लाई होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, बिलोंग्स टू e की पावर में अंडर रूट में 11/3 कॉमा e की पावर में इनफाइनाइट, e की पावर में इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आ जाए। तो रेंज कितनी निकल कर आई, e की पावर में अंडर रूट में 11/3 से लेकर इनफाइनाइट, ये तो था आपका फंक्शन। द रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू e की पावर में अंडर रूट में 11/3 से लेकर इनफाइनाइट। कितनी बात मुझे लग रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू e की पावर में माइनस अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है। आपने क्या किया, ये तो निकाल के लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, पिछला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से कहां था ये, अंडर रूट में 11/3 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपको e की पावर में -x वाले फंक्शन में किसी ने e की पावर मतलब मान लो आपका fx इज इक्वल टू ये है, e की पावर माइनस है, तो x की जगह ये पड़ा हुआ है, मतलब e की पावर माइनस वाला फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं, e की पावर -x का, e की पावर माइनस का फंक्शन ऐसे होता है, ये जो फंक्शन ऐसे चला गया डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो e की पावर में माइनस साइन पे ये लगाऊंगा मैं, वही सब चीजें वहां लगेंगी, लेकिन क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगेगा, रिवर्स ऑर्डर में लगेगा। कैसा लगेगा आपके पास, e की पावर में माइनस साइन में अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आप पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी बदल के वो भी कर सकते हो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि e की पावर में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब e की पावर -x वाला फंक्शन है, -x वाला फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, जो फंक्शन डिक्रीजिंग है वो पहले कौन सी वैल्यू लेगा, बाद वाली, और बाद में कौन सी लेगा, पहले वाली। तो e की पावर में माइनस इनफाइनाइट यहाँ आएगा और e की पावर में माइनस अंडर रूट में 11/3 यहाँ आएगा, इस पे क्लोज और इस पे ओपन, वैल्यू पलट गई तो। अच्छा,
इनफाइनाइट वाले पे ओपन इंटरवल लेना है। ये e की पावर में माइनस इनफाइनाइट आया मतलब 1/e की पावर में इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट मतलब 0 से लेकर आपके पास e की पावर में माइनस अंडर रूट है। ये आपका पॉइंट है रेंज का। इतनी बात में तकलीफ ये तो कोई तकलीफ नहीं। फिर उसी में अगर आपके पास y इज इक्वल टू 1/, ये लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो आपको पता है कि 3x स्क्वायर प्लस 4 जिसे जानते हैं, जिसे जानना है चले रेंज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की वैल्यू आपकी 11/3 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो आप क्या करने जा रहे हो? आप रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो। रेसिप्रोकल फंक्शन को आपने देखा, रेसिप्रोकल फंक्शन लेफ्ट टू राइट जाते में नीचे जा रहा है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका भी दोनों का अलग अलग, इस पे रेसिप्रोकल अप्लाई हो रहा है तो इस पे भी रेसिप्रोकल अप्लाई होगा, इन दोनों में अप्लाई होगा, लेकिन क्योंकि डिक्रीजिंग है तो पहले इनफाइनाइट पे होगा बाद में उस पे होगा। तो आप क्या करोगे 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बिलोंग्स टू 1/इनफाइनाइट और यहाँ पे 3y है, इस पे ओपन इस पे क्लोज, मतलब 0 से लेकर 3y। इनफाइनाइट वाला जो था उस पे ओपन रहना है, ओपन हो, ठीक है। तो वैल्यू रिवर्स होके फिर अप्लाई होता है। जो चीज यहाँ अप्लाई हो रही है रेसिप्रोकल वही उन दोनों पे होगा। डायरेक्टली आपको इसके अंदर बंद कर देना फंक्शन को। आपसे क्वेश्चन है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, ये तो कर चुके हैं स्क्वायर प्लस x, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू आपके पास 3/4 से लेकर इनफाइनाइट, ये तो रटना रट के रखना है किसकी रेंज क्या होती है। इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहा है। स्क्वायर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कहां से कहां अंडर रूट में 3/2 से लेकर इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग डायरेक्टली अप्लाई। फिर साइन इनवर्स अप्लाई हो रहा है। साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट जाते में ऐसा होता है ना, साइन इनवर्स ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई होगा इनइक्वल वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स अंदर। तो आप क्या बोलोगे साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट के अंदर आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बैठा हुआ है, बिलोंग्स टू साइन इनवर्स अंदर रूट 3/2, और यहाँ पर आपका साइन इनवर्स के अंदर इनफाइनाइट अप्लाई होने के बजाय 1 अप्लाई होगा। आपको पता है क्यों 1 क्यों होगा अप्लाई? आपको पता है कि इनफाइनाइट वैल्यू है, साइन इनवर्स जब इस पे अप्लाई होने जाएगा उस पे अप्लाई होने जाएगा तो इनफाइनाइट को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट से पहले की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और कितनी पहले की? 1 के आगे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो आपको पता है इस पूरे इंटरवल में 1 आता है कि नहीं आता? 1 आता है और 1 तक जाएगा। ये बात तो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? बस 5/3 से लेकर 5, ये आपके रेंज है, ठीक है। इसी में देखो रेंज ऑफ y इज इक्वल साइन के अंदर आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस, साइन के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको पता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां जाती है? 3/4 से। एक बात ध्यान रखना, किस x की वैल्यू आप कुछ भी डालो सारे रियल नंबर के लिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये रहता है। साइन को वैल्यू ये खिला रहा है, साइन को वैल्यू कौन खिला रहा है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मतलब साइन के अंदर जो वैल्यू जाएगी पहली वो 3/4 जाएगी और 3/4 के आगे की वैल्यू जाएगी। तो साइन के बारे में पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डायरेक्टली अप्लाई होगा कि नहीं। तो साइन के बारे में आपको पता है ये वाला फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कैसे? देखो लेफ्ट टू राइट जाते हुए कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होते हैं उनको देखना क्या करते हैं कि आपने क्या किया कि साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ होता है। यहाँ पे आपने 3/4 वैल्यू निकाली, 3/4 एक से भी छोटी वैल्यू होती है, ये होगी 3/4। x की आप कुछ भी वैल्यू डालो, साइन को वैल्यू खिला कौन रहा है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वो पहली वैल्यू कौन सी निकालेगा? 3/4। इसका मतलब पहला आंसर जो मिलना है वो साइन 3/4, और फिर 3/4 के आगे वो बढ़ाता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो साइन की वैल्यू ऐसे करके ऊपर बढ़ेगी, साइन का तो ग्राफ लिया है। आप साइन के अंदर 3/4 के आगे की वैल्यू डालो तो 3/4 के आगे की वैल्यू जाएगी, साइन यहाँ आंसर देगा। 3/4 के आगे π/2 पड़ता है, साइन यहाँ आंसर देगा। 3/4 के आगे पाई पड़ता है, साइन इतना आंसर देगा। तो आपको क्या करना है? वो ग्राफ देखना है कि 3/4 से इनफाइनाइट का जब इनपुट जा रहा है साइन के अंदर तो साइन कितना पार्ट ग्राफ का निकाल रहा है।
क्या बोल रहे हैं सर, 3/4 से इनफाइनाइट का इस वैल्यू का जब इनपुट जा रहा है साइन के अंदर, तो साइन का कौन सा ग्राफ निकल रहा है, तो देखोगे साइन का 3/4 के आगे वाला पूरा ग्राफ निकल रहा है। उस पूरे ग्राफ में नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी है, नीचे से नीचे की वैल्यू आपकी, ये पूरा ग्राफ नीचे से नीचे की वैल्यू -1, और ऊपर से ऊपर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आपको पता है रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू -1। ऐसा था क्या? वो तो मैंने पहले इसलिए लिखवा दिया था कि अगर एक भी अनबाउंडेड हो, अगर आपके अंदर वाला फंक्शन एक पार्ट इनफाइनाइट को जा रहा हो तो -1 से 1 ही देता है। लेकिन मैंने आपको उसके पीछे का वो समझाया लॉजिक कि साइन को वैल्यू खिला रहा है x² + x + 1। साइन का ग्राफ होता है ऐसा, वो x² + x + 1 3/4 वैल्यू खाएगा, y की वैल्यू खाएगा। ये इसका ग्राफ नहीं है। साइन के अंदर x² + x + 1 का ग्राफ है क्या? ये नहीं, ये sin x का ग्राफ है। उसमें जो x की s बोलो sin t का ग्राफ है, उसमें जो t की वैल्यू है वो कहां से कहां जा रही है, 3/4 से इनफाइनाइट। तो कितना साइन का ग्राफ निकलता है, 3/4 से स्टार्ट होगा और चलता रहेगा। और वैल्यू तो 3/4 से इनफाइनाइट की जा रही है, 3/4 से शुरू होता है। उसमें आप ये नहीं देखते कि ये वाली वैल्यू sin 3/4 थी, उससे ऊपर 1 तक जा रहा है, नहीं। ये ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे गया, नीचे से नीचे कितना जा रहा है, -1, और ऊपर से ऊपर कितना जा रहा है, तो रेंज कितनी हो गई, -1 से। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। रेंज ऑफ y = 3 sin √ के अंदर y² / 9 -x², y² / 9 -x²। इतनी बात में तकलीफ है। ठीक है, अंदर एक रूट बैठा हुआ है, मैं उसकी रेंज निकाल रहा हूँ। y1 = हमने मान लिया कुछ √ के अंदर आपके पास y² / 9 -x², स्क्वायरिंग कर दिया आपने, y z - z² = y² / 9 -x²। आपके पास x² + z² = y² / 9। अब बोला z तो मैंने सिर्फ इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पहले से y, आपका जो फंक्शन होता है वो कार्टेशियन प्लेन में बनता है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो बनेगा आपका, ये सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है आपको पता है, π/3 का होल स्क्वायर लिखा है, इसकी रेडियस π/3 है। ऐसा सर्किल है। नीचे क्यों नहीं बनाया सब सर्किल, आपको पता है z = ये z रूट के बराबर है, मतलब पॉजिटिव है। z हमने किसको माना, इसको हम y मानते थे, तो y मानते तो z मान लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर रहेगी क्योंकि z आपका कैसा है, पॉजिटिव। z मतलब कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कहां रहती है, ऊपर रहती है। कितनी आई ये वैल्यू, 0 से लेकर π3। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू π3, किसकी, y की वैल्यू, मतलब रेंज जो आई, y 0 से लेकर कि ये जो अंदर वाला फंक्शन बैठा है स्क्वायर रूट वाला, ये नीचे से नीचे कितनी वैल्यू निकाला होगा, स्क्वायर रूट 0 से छोटा तो होता नहीं है 0, ऊपर से ऊपर कितनी निकाल देगा, π3, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब आपको एक बार पता चल चुकी है कि अंडर रूट के अंदर जो π² / 9 माइनस में x² है, वो आपका 0 से लेकर π/3 की वैल्यू। अब आप लगाने जा रहे हो उस पर साइन। अब साइन को वैल्यू खिला कौन रहा है, साइन को वैल्यू खिला रहा है ये। आप इसकी कुछ भी वैल्यू डालो साइन को तो ये खिलाएगा वैल्यू, ये खिलाएगा। इसकी खुद की औकात कितनी है, 0 से π/3। इसका मतलब है साइन को 0 से π/3 की वैल्यू खिला रहा है, मतलब साइन के अंदर सिर्फ 0 से π/3 की वैल्यू जा रही है। यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है π/3, ठीक है, यहाँ पर होता है 0। इतना पार्ट साइन के अंदर 0 से π/3 की वैल्यू जानी, मतलब इतना पार्ट, और इतने पार्ट में आपको दिख रहा है कि साइन इज इंक्रीजिंग, कि साइन के अंदर वैल्यू, साइन को वैल्यू ये खिलाने जा रहा है, मतलब साइन 0 से π/3 की वैल्यू खाएगा। साइन 0 से π/3 में खुद होता है क्या, साइन इंक्रीजिंग, वो तो अपने पूरे पार्ट में होता है ना, नाइदर इंक्रीमेंट, लेकिन इतने पार्ट में कैसा है वो इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऊपर। इसका मतलब साइन डायरेक्टली ले लेगा वैल्यूज, आपने डायरेक्टली लगा दिया साइन के अंदर π² / 9 - x², ठीक है, बिलोंग्स टू, यहाँ पर कितना है साइन 0, यहाँ पर कितना है साइन π/3, ठीक है, साइन 0 का मतलब 0, साइन π/3 का मतलब √3/2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई थी, साइन के अंदर π² / 9 - x² का अंडर रूट।
उसके बाद आपको पता है 3 और मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई करना 3√3/2 आ जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to 3√3/2। ये आंसर है 0 to 3√3/2। ये आंसर क्या होगा इसके अलावा? बात आपको समझ में आ रही है? ये जो फंक्शन x की आप कुछ भी वैल्यू डालो, वो डोमेन अपना होगा, निकालते रहना डोमेन। उन सारी x की वैल्यू के लिए साइन के अंदर जो फंक्शन था वो 0 से π/3 की वैल्यू दे रहा है। वो जो 0 से π/3 की वैल्यू कौन खाने जा रहा है? वो ये किसको खिलाता है वैल्यू? साइन। तो कह रहा भाई हम तुम्हें 0 से π/3 की वैल्यू खिलाएंगे। साइन ने कहा 0 से π/3 में तो हम इंक्रीजिंग होंगे, हम इंक्रीजिंग होने डायरेक्ट अप्लाई होंगे, डायरेक्ट अप्लाई। सही बात बता दी। उसके बाद y is equal to sin के अंदर x² अपॉन x² प्लस y is equal to sin के अंदर x² अपॉन x² प्लस 1। ठीक, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप जानते हैं। आपको इसकी रेंज निकालनी x² अपॉन x² प्लस 1। इसकी रेंज निकालनी, इसको मैंने लिखा x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 1। ठीक है, ये 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 एडजस्टमेंट कर लिया। ये क्या कर रहे हो सर? ये एडजस्टमेंट। उसमें किसकी रेंज जानते हो आप? x² की। बल्कि मैं तो कहूंगा मैं डायरेक्ट x² प्लस 1 की जानता हूं, 1 से लेकर इनफिनिटी। पॉजिटिव वैल्यू रेसिप्रोकल ले लूंगा आपका 0 से लेकर आपका 1 अपॉन x² प्लस 1। कहां तक चला गया? 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। 0 से 1 तक की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो -1 से आपका -1 अपॉन x² प्लस 1 कहां चला गया? 0 चला गया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो ये 0 बन गया और ये 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 और ये 1 बन गया। 1 ऐड कर दोगे ना तो इधर -1 का 0 बन जाएगा और इधर 0 का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंदर बैठा हुआ था पूरा टर्म, इसकी रेंज आ गई 0 से 1। आपको पता चल गया x² अपॉन x² प्लस 1 जो है वो बिलोंग करता है 0 से लेकर 1। अच्छा, इसके बाहर क्या लगा हुआ है? साइन लगा हुआ है। आप इसको जानते हो, आपको जानना कैसे साइन को? आप साइन अप्लाई करने जा रहे हो, आप साइन अप्लाई करने जाओगे, आपको पता है ये अंदर वाली वैल्यू जो बैठी है ये साइन को सिर्फ वैल्यू खिला सकती है 0 से 1। इसका मतलब साइन सिर्फ वैसा दिखेगा जैसा वो 0 से 1 में दिखता है। साइन 0 से 1 में कैसे दिखता है? ये आता है π/2, 1 से बड़ा होता है, ये आता है 1, ये आता है 0। इतना पार्ट, और इतने पार्ट में साइन ने कहा कि इंक्रीजिंग। अगर वो इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली अप्लाई होगा। तो आपने जब लगाया यहाँ पर साइन के अंदर x² अपॉन x² प्लस 1, ठीक है, बिलोंग्स टू, यहाँ पर आएगा साइन 0, यहाँ पर आएगा साइन क्लोज इंटरवल और साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर साइन। तो y बिलोंग्स टू आपका रेंज कितनी आई? 0 से साइन में 0 साइन। ये आंसर था आपका 0 साइन में, बिल्कुल ये आंसर। आराम से देखना कैसे देखा है कि डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर दिया सर साइन को आपने। साइन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन जब आप देखोगे ये जो फंक्शन है ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू देता है हमेशा। तो आपको पता है साइन के अंदर सिर्फ वैल्यू 0 से 1 के बीच की जा रही है और साइन का इनपुट जब 0 से 1 होता है तो साइन ऐसा दिखता है। और अगर वो ऐसा दिखता है तो कैसा है? मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग में डायरेक्टली दिखता है। ठीक है, आपके पास अगला है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स के अंदर x² अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, x² अपॉन x² प्लस 1। तो अभी अभी तो निकाला x² अपॉन x² प्लस 1, कहां से कहां? 0 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, आपको cos इनवर्स के बारे में पता है, ऐसा होता है cos इनवर्स का ग्राफ। cos इनवर्स का ग्राफ होता है डिक्रीजिंग। अगर cos इनवर्स का डिक्रीजिंग ग्राफ होता है जब ये अंदर वाला जो फंक्शन है वो 0 से 1 की वैल्यू दे रहा है, 0 से 1 में cos इनवर्स डिक्रीजिंग, वो पूरे टाइम में डिक्रीजिंग होता है। तो आपको पता है वैल्यू पलट जाएंगी। कैसे पलटेंगी? cos इनवर्स के अंदर आपके पास x² अपॉन x² प्लस 1 है तो बाद वाली वैल्यू पहले लगाऊंगा और उधर cos इनवर्स 1 और फिर यहाँ पर cos इनवर्स। इसको ओपन स्प्लिट। cos इनवर्स की 1 पे वैल्यू कितनी होती है? 0 और इस पे वैल्यू कितनी होती है? 5। 0 से 5। रेंज कितनी होगी फंक्शन की? 0 से π/2। क्योंकि आप डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ जो cos इनवर्स अप्लाई होगा रिवर्स ऑर्डर में होगा। और क्योंकि 1 वाली वैल्यू को ओपन इंटरवल था तो ये 1 वाली पे ओपन इंटरवल है।
रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू log की बेस में e और cos के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, cos के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसे जानते हैं जिसे जानना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जानते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको पता है, अगर डोमेन की तकलीफ होगी log की वजह से बाद में देख लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में लाई करता है, कोई तकलीफ नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो फ्रैक्शनल पार्ट के बाहर लिख देता हूं जरूर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट के बाहर लगा हुआ cos। अच्छा cos जो है अपने आप में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऊपर नीचे होता रहता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन cos को वैल्यू कौन खिला रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब cos के अंदर सिर्फ 0 से 1 के बीच की वैल्यू जा रही है। तो अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं, ये तो cos का ग्राफ, ये आता पाई बाई, ठीक है, ये आता 0, यहां पर आएगा cos का इतना ग्राफ बनना है, ठीक है। और इतने ग्राफ में आपको सीधे पता चल रहा है भाई ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां से नीचे आता है। cos कैसा होता है? यहां पर डिक्रीजिंग होता है, cos इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1, cos इज डिक्रीजिंग। cos कैसा होता है? डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग है तो वैल्यू कैसे लगेगी आपकी? ऐसे लिखा है तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। cos लगा दिया मैंने, cos फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। cos अपने आप में इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, वैसे cos डिक्रीजिंग नहीं होता, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वैल्यू पलट जाएगी और निकल कर आएगा cos 1 से cos 0, ठीक है। अच्छा मतलब cos के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू cos 1 से लेकर 1 तक, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 1 कितना होगा? cos 1 नहीं होता, cos 1 छोटा होता है और 1 बड़ा होता है। अच्छा उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है? log अप्लाई करना है। अच्छा log अप्लाई करना है। log कैसा फंक्शन होता है? e बेस का मतलब एक से बड़ी बेस का log ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट जाते में ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डायरेक्टली अप्लाई होगा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। log के अंदर cos के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, बिलोंग्स टू log के अंदर cos के अंदर 1 और log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0। ये आपकी रेंज आ गई कि log के अंदर cos 1 से लेकर 0, ऐसे ही वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। fx is equal log e base में 3, यहाँ पर 5 plus 4x minus x square, 5 plus 4x minus x square। तो क्वाड्रेटिक बैठी, उस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालता हूँ। तो क्वाड्रेटिक आपके पास 5 plus 4x minus x square है, इसका आपका a नेगेटिव है और d की वैल्यू आपके पास 16 minus 4 into 5, d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव हो गया, d पॉजिटिव आ गया, ठीक है, d पॉजिटिव आ गया, a नेगेटिव आ गया। इसका मतलब रूट मिल रहे हैं, a नेगेटिव होने का मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की रेंज जो होती है 5 plus 4x minus x square जो है उस टाइम पे लाई कर रहा होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस d/4। आपको पता है a नेगेटिव है, a नेगेटिव होने का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से ऊपर माइनस d/4, माइनस d/4 में d कितना निकल कर आया आपका 16 plus 20 मतलब कि 36 माइनस 30 से माइनस 9 हो गया वो, ठीक है। तो आपका 5 plus 4x minus x square बिलोंग करेगा आपका माइनस इनफाइनाइट से 9 तक, ठीक है, ये बिलोंग करेगा। अच्छा कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पहली चीज है जिसकी लिमिट लिखी, उसके बाद लॉग अप्लाई करना है 3 बेस का। आपको पता है एक से बड़ी बेस के लॉग कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है, डायरेक्टली अप्लाई होता है। तो एक बार और ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे? लॉग अप्लाई करने जा रहे हो। लॉग कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली अप्लाई होगा, लेकिन लॉग नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा, नेगेटिव वैल्यूज लेगा, वो रेंज को श्रिंक करवाएगा। कहां तक श्रिंक करवाएगा? वो जहां से वो वैल्यू लेना स्टार्ट करता है, कहां से? 0 पे ओपन इंटरवल ले सकता है वो एक बार। तो आपने लॉग लगा दिया 3 बेस, इसके ऊपर 5 plus 4x minus x square,
उसने आपकी रेंज श्रिंक करवाई, यहाँ पर बना log 0 ओपन इंटरवल के साथ, और यहाँ पर log 9 टू द बेस 0 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 0 पे आपको पता है कि ओपन इंटरवल में तो आप रख ही सकते हो। क्या निकल कर आई आपकी रेंज? माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट की बात में कोई तकलीफ नहीं। इसकी पूरे की रेंज माइनस इनफाइनाइट से 9 आई है, लेकिन आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट से 9 पे अगर लॉग लगाओगे तो लॉग मना कर देगा नेगेटिव वैल्यूज को। वो पहली वैल्यू जो एक्सेप्ट करता है वो 0 के अगली करता है, इसका मतलब 0 ओपन इंटरवल को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेम टाइप द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू log की बेस में क्या हुआ है 2 sin x plus cos x। ठीक है, फिर वही जिसे जानते हैं, जिसे जानना है वही लगा रहे हैं कि sin x plus cos x आपको पता है कहां से कहां लाई करेगा, -√2 से √2। कैसे पता है? पढ़ ली थी फिर ट्रिग्नोमेट्री की रेंज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है? लॉग अप्लाई करना है। लॉग अपने आप में एक से बड़ी बेस का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लॉग एक्सेप्ट नहीं करता। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको पीछे ले आना पड़ेगा पॉजिटिव साइड में, जहां से एक्सेप्ट करना शुरू करता है। कहां से करता है? 0 से। 0 पे भी कैसा? ओपन इंटरवल, लॉग की बेस में यहाँ पर 2 लगा, sin x plus cos। ठीक है, और यहाँ पर आपका log 2 बेस का, ये तो बन गया आपका माइनस इनफाइनाइट और log e कितना बना? 1/2। माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2, ये आंसर आया माइनस इनफाइनाइट से। इतनी बात है, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसके अंदर जो है आपकी अगली चीज क्या है जो काफी काम की चीज है, ये रेंज ऑफ फंक्शन ऑन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है? देखना भाई, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन लिख दे कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आया आपके सामने। आपसे पूछा कि रेंज ऑफ फंक्शन बताओ, रेंज ऑफ फंक्शन जब आपका x बिलोंग्स टू 2 to 3, x की वैल्यू कितनी जा रही है? 2 से 3 में जा रही है। आपने कहा इसकी तो हमें रेंज पता है, इसकी रेंज तो -d/4a से लेकर इनफाइनाइट होती है। ये रेंज तो तब होती है जब इसका नेचुरल डोमेन चले, मतलब x की वैल्यू सारे रियल नंबर हो, तब थोड़ी ना होती है जब x की वैल्यू 2 से 3 हो। तो क्या होती थी? -1/4 से इनफाइनाइट होती है, -1/4। आप बोल दो कि इसकी रेंज तो सर हमको पता है -1/4 से लेकर इनफाइनाइट होती है। ये होती है ऑन नेचुरल डोमेन, नेचुरल डोमेन ऑन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन होती है ऑन नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन कितना होता है? पॉलिनोमियल का रियल नंबर। क्या आपका x सारे रियल नंबर को बिलोंग करता है? ऐसे केस में क्या करते हैं कि आपने क्या किया कि ग्राफ बना लिया, आपको पता है ग्राफ यहाँ पर आएगा, वैल्यू कहां से कहां की लेनी है आपको? ये 2 था, ये 3 था, x की वैल्यू 2 से 3 में चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए। और ये आपको बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब जब आपका x जो है वो 2 से 3 के बीच में है, तो आपका जो fx जो होगा, मतलब y जो होगा, वो फंक्शन की 2 पर वैल्यू से लेकर फंक्शन की 3 पर वैल्यू के बीच में होगा। 2 पर वैल्यू आपको पता है 0 होती है, 3 पर देख लो 9 - 3 + 2 5 होती है, 0 से 5 होती है। ये तो मैं एग्जांपल दे, बात करें कि रिस्ट्रिक्टेड था डोमेन आपका, आपको सर डोमेन तो आज भी आ रहा है, डोमेन आ रहा है, डोमेन x की वैल्यू होती है, वो उन्होंने छोटी कर दी। अच्छा 2 से 3 में, तो 2 से 3 में यहाँ तो सिंपल दिख गया कि फंक्शन कैसा था? इंक्रीजिंग था, नीचे से नीचे की वैल्यू 0, ऊपर से ऊपर की वैल्यू 5। ठीक है, अच्छा नेचुरल डोमेन जो होता है इस क्वाड्रेटिक का, वो ये होता है, ये नहीं आएगा बिल्कुल, ये होता है जब x बिलोंग्स टू r होता है। तो नेचुरल डोमेन से हटके जब आपका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का छोटा सा,
रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे देखो, बात इतनी समझ में आई। ये आपका एग्जांपल हो, मैं आपके सामने क्वेश्चन, ये जनरली कहाँ यूज होता है, रेंज ऑफ fx इज इक्वल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, मैं इस पे लिख दूंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रेंज में आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे रेंज निकालना काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए। fx इज इक्वल टू 3 की पावर में लिखा हुआ x प्लस 1 माइनस में 2 इंटू 3 की पावर में लिखा हुआ x माइनस 2, ठीक है। 3 की पावर 2x, 2 इंटू 3 की पावर 2x। आपने क्या किया कि 3 की पावर में x को ले लिया t। अगर आप उसे t ले लोगे तो आपको पता ही है, पहले मैं थोड़ा बेहतर कर, आपका y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर में x लिखा, अभी x प्लस 1 लिखा है, आपको पता है पावर ऐड हो रही है, आपने 3 की पावर में s इंटू 3 की पावर माइनस में 2 इंटू 3 की पावर में x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 2x का मतलब आपने फौरन 3 की पावर x को क्या बोल दिया, t बोल दिया। ये आपका y बन गया आपका 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2, 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2, ये बन गया y, ठीक है। आपको पता चल गया कि y अब जो है वो t का फंक्शन है, जहां t किसके बराबर है, 3 की पावर x के बराबर है। और 3 की पावर x के बारे में आपको पता है 3 की पावर x अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब t कैसा हो गया आपका, ग्रेटर देन 0। इस वाले फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। अरे ये एक पॉलिनोमियल है, ये t में पॉलिनोमियल है ना, बहुत सारी बातें, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है, r होता है। इसका मतलब t की जगह आप रियल नंबर पुट कर सकते थे अगर सिर्फ पॉलिनोमियल होता, लेकिन t की वैल्यू 3 की पावर x के बराबर है और 3 की पावर x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब t ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है t की वैल्यू आप ऑल रियल नंबर नहीं पुट कर सकते, t इज ओनली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। खैर मैं इसके ऊपर आता हूं, इधर मैं इसका d बताओ, इसका a तो -2 है, लेस देन 0, d बताओ t कितना है, 9 माइनस 16 माइनस 7 है। ए भी नेगेटिव आ जाएगा, AC जो है वो 4 आया, -4 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ गया, D भी नेगेटिव हो गया। किसी क्वाड्रेटिक का A भी नेगेटिव और D भी नेगेटिव है, ऐसे बनेगा। तो दूसरी बात, पॉइंट निकालो, वर्टेक्स -b/2 है, -b/2 है, कितना होगा आपके पास, -3 अपॉन -4 मतलब कि 3/4, ठीक है। और -d/4 है, वर्टेक्स से कोण -d का मतलब हो गया 7 और 4a का मतलब हो गया -8, तो -7/8, 3/4 -7/8 मतलब यहाँ पर ये वर्टेक्स ऐसा आ गया, पॉइंट 3/4 और -7। इतनी बात में तकलीफ नहीं थी, ये कैसे ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये ग्राफ किसका बना हुआ है, ये बना हुआ y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 3t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2, ठीक है। अब इसकी अगर रेंज लिख दी जाए तो नीचे से नीचे जा रहा है -∞ और ऊपर से ऊपर आ रहा है -7/8, लेकिन आपको पता है, बट वी नो दैट कि यहां पर जो t बना हुआ है वो r नहीं है, t इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरफ वाला ग्राफ लिया जाएगा t ग्रेटर देन 0 का, मतलब यहां पे हॉलो बॉल लगाकर आप बोलोगे सर ग्राफ तो इतना आएगा, बस ग्राफ तो इतना आएगा। अच्छा ग्राफ से इतना आएगा, हाँ ग्राफ इतना आएगा। ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये 0, -2 है, t की वैल्यू 0 होगी ना, और भैया y एक्सिस जा रही है और x की जगह पर t एक्सिस है मान लो, ठीक है। t की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू -2 है। लेकिन अगर आप इसके अंदर रेंज देखोगे तो देखो नीचे से नीचे उस तरफ जा रहा है -∞, t ग्रेटर देन 0 और ऊपर से ऊपर कितना आ रहा है आपके पास, -7/8। तो रेंज ऑफ फंक्शन आज भी कितनी आ गई आपके पास, -∞ से -7/8। रेंज पे भी फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में, रेंज पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा था कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो अपने आप में लिखा पॉलिनोमियल है, लेकिन वो ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें t जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि आपने t माना था 3 की पावर x को, और 3 की पावर x की रेंज होती है 0 से इनफाइनाइट। 3 की पावर x ग्रेटर देन 0 होता है, 3 की पावर x t के बराबर, तो t ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे आप, ये तब बनाओगे जब t ग्रेटर देन 0 है। अच्छा आपने x एक्सिस पे t मान लिया, तो t ग्रेटर देन 0 इधर अप्लाई करेगा, ग्राफ इतना बनेगा सिर्फ। इस ग्राफ में नीचे से नीचे की वैल्यू देखी जाएगी -∞ और ऊपर से ऊपर की वैल्यू देखी जाएगी -7/8, ठीक है। वो अलग बात है कि सेम आ गई, अलग बात है कि सेम आ गई।
दिया। अगले क्वेश्चन, रेंज ऑफ, इसकी रेंज y इज इक्वल टू 4 की पावर में x प्लस 2 की पावर में x प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, इसकी रेंज निकालिए आप। देखो पहले तो इसको बेहतर करके लिखा 2 की पावर में x का होल स्क्वायर, तो 2 ये 4 की पावर में x क्या बन जाता, 2 की पावर में 2x, 2 की पावर में x का होल स्क्वायर प्लस में 2 की पावर में x into 2 प्लस 2। आपने फौरन 2 की पावर x को t लिख दिया, मतलब y आपका है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, अब अगर आपका आपको पता है 2 की पावर x पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो t कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब कि ये अपने आप में पॉलिनोमियल तो बना हुआ है, लेकिन पॉलिनोमियल का डोमेन r होता है, तो उसमें x की जगह आप r पुट कर सकते हैं। जो t आया है उस t पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, इसका मुझे इसका a आपको पता है 1 है, पॉजिटिव है। इसका t जो है वो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 नेगेटिव है। ठीक है, मैंने वो निकाल लिया माइनस 2 अपॉन माइनस b बाई 2 माइनस माइनस 1 आ गया। ठीक, और माइनस d बाई 4 है, मतलब कि 4 अपॉन 4 मतलब कि 1, तो माइनस 1,1 वाला पॉइंट देखना, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये क्या निकाला सर आपने, अरे माइनस b बाई है वो माइनस b बाई 2 है वो माइनस d बाई 4 है। क्यों, वर्टेक्स का पॉइंट निकालने के लिए थोड़ा सा पता चल जाए किधर है कि x की वैल्यू नेगेटिव है। वर्टेक्स में वर्टेक्स पे कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये हो गया। आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक बनी हुई है ये y इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 की बनी हुई है। उसमें आपको पता है t ग्रेटर देन 0, और t ग्रेटर देन 0 जो होता है ना वो इधर होता है, t ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के लिए। आपको पता है इनपुट है t जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x और y बनाते हैं ना ग्राफ, तो x की जगह पर t लिख दिया। ठीक है, तो t ग्रेटर देन 0 मतलब इस तरफ, तो इस तरफ वाला ग्राफ देखोगे ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। आपको आपसे रेंज पूछे, इस जगह पर आपको पता है कि y एक्सिस पे t तो 0 होगा और y की वैल्यू 2 होगी, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो आएगा वो आएगा 2 से लेकर 2 से लेकर ऊपर से ऊपर कहां जा रहा है इनफिनिटी, इधर वाला ये वाला पॉइंट नहीं लिया सर आपने वन, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो तब आ रहा है जब आपका x कोऑर्डिनेट -1 है। x कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू। इसका मतलब t की वैल्यू -1 रखोगे, t की वैल्यू -1 रखोगे तब y की वैल्यू 1 आएगी, नीचे से नीचे का पॉइंट। और t तो है 2 की पावर x के बराबर, वो -1 तो हो नहीं सकता। वो क्या हो सकता है, वो 0 ओपन इंटरवल से शुरू होगा, तो t ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट लेंगे, इतना पार्ट बनेगा ग्राफ रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप नेचुरल डोमेन में निकाल दोगे तो रेंज आएगी 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 क्लोज से लेकर इनफाइनाइट। अगर आप कोई इससे आपसे रेंज पूछ ले, रेंज तो आप बोलोगे 1 से लेकर इनफाइनाइट। कहां, ऑन नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन पे रेंज कितनी होगी, 1 से इनफाइनाइट। लेकिन आपका नेचुरल डोमेन नहीं, नेचुरल डोमेन का बिलोंग्स टू आर होता है। आपका क्या है डोमेन, ग्रेटर देन 0 वाला, t ग्रेटर देन 0 वाला, तो रेंज आ गई 2 से इनफाइनाइट। तो क्या करना है आपको ये देखना है कि किस फंक्शन की जगह आप t पुट करो। जनरली वो सब्स्टिट्यूशन वाले में ही होता है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट करके t पुट किया है तो उसके बाद क्या करोगे, देखोगे कि जो जिस फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट किया है उस फंक्शन की रेंज क्या है, वही वैल्यू t की होगी। अच्छा, t आपका इनपुट बन गया है, अब वो डोमेन बन चुका है। जितनी t की वैल्यू होगी उतना ग्राफ बनाओगे, उसमें नीचे से नीचे की वैल्यू ऊपर से ऊपर। ठीक है, देखो जनरली क्या हुआ कि इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन जो होते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल के नेचुरल डोमेन पे ग्राफ बनेगा, उसे काटोगे एक्सपोनेंशियल के हिसाब से। पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर साइन कॉस पुट कर देंगे। आपको पता है कि t मानोगे आप साइन x को या t मानोगे आप कॉस x को, डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पुट कर देंगे। ये सब करते रहते कर सकते हैं। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू जैसे है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 3 cos x प्लस 2। ठीक है, आपने कहा फॉरन सर cos x को t मान लो, cos x को t मान लिया, y की वजह से 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, cos x को t मान के आपको पता चल गया t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में।
मतलब कि ये था तो पॉलिनोमियल टी में, तो इसका डोमेन होना चाहिए था, डोमेन मतलब टी की वैल्यू, इनपुट क्या है, टी है ना, रियल नंबर होनी चाहिए थी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन क्योंकि टी कॉस एक्स के बराबर था, कितना रह गया -1 से 1। अच्छा इसका ग्राफ बनाएंगे, आपको पता है इसका टी कितना आएगा, 9 माइनस 4 16, स्प्लिट नहीं होता क्या, अरे नहीं स्प्लिट नहीं होता, 9 में 16 मतलब कितना आ गया -7, ठीक है, और ए कितना है आपके पास 2, तो आपसे कोई -b/2 का निकलवाए, -b/2 निकलवाएगा तो 3/4, ठीक है, और -d/4 निकलवाएगा 7/4, तो 3/4, 7/4 का पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा, 3/4, 7, ठीक है, इसकी वैल्यू 3, ये ग्राफ बना। अब आपको तो लेकिन पता है कि t की वैल्यू तो सर -1 से 1 के बीच में है, आपने तो t की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट t x पे लाई करेगा ना इनपुट है तो, और माइनस इनफाइनाइट कर लेगा, तो t को रिस्ट्रिक्ट करवाओ पहले तो -1 से 1, ये 3/4 थी ना वैल्यू, -1 से 1 आपने t रिस्ट्रिक्ट करवा दिया, t की वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगी, मतलब ग्राफ बनेगा सिर्फ इतना, ठीक है, इतना ग्राफ बनेगा। 3/4 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, 3/4 तो अभी भी आप पूरे, अगर रियल नंबर होता उसका डोमेन तब की मिनिमम वैल्यू थी, तो अब की भी मिनिमम वैल्यू, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर देखना होता है, या तो -1 पे आएगा ऊपर, क्या था हमने क्या t में 2t² - 3t + 2, ये आपका y था, ठीक है, तो या तो आप t = 1 पे देख लो और t = -1 पे देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो t = 1 पे देखेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 2 - 3 + 2, कितनी हो गई बार, ठीक है, t = -1 पे देखोगे तो 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2, 4 + 3 7, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, और नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 और 7/4, तो फंक्शन की नीचे से नीचे की वैल्यू है 7/4, 1 पे कितनी आ रही थी, 1 रखने पे 2 + 2 - 3, 1 रखने 1 ही आता था, 3/4 में 7/4 ऐसा कैसे हो रहा है, क्वाड्रेटिक का बोर्ड लिखा है -d/4 है, -d का मतलब 7/8 होगा ना, 7/8 है, 7/8, 7/8, ठीक है, तो खैर क्या बात हुई कि आपका ये वाला ग्राफ बना पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का, ठीक है, उसके अंदर जो इनपुट था आपका t, उसकी वैल्यू -1 से 1 लेती थी, इसका मतलब ग्राफ सिर्फ कितना बना, यहां से लेकर यहाँ -1 से 1 के, अच्छा ये जो ग्राफ बना उसमें नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी आपकी फंक्शन की 7/8 और ऊपर से ऊपर की कितनी 7, तो y बिलोंग्स टू आपका 7/8 to 7, 7/8 to 7 क्या है, 7/8 to 7 आंसर है बिल्कुल आपका 100%, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है इसका, क्या चीज, क्योंकि आपको ये पता है कि am ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले रेंज ऑफ y = cos x + sin x, डोमेन तो आ रहे, रेंज बताओ, अच्छा रेंज बताओ, इसकी रेंज बतानी है अगर आपको, तो आपको पता है कि ये y = लिखा हुआ है cos x प्लस में आपके पास 1/cos x, ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ किसके ऊपर लगता है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, हमने क्या किया, हमने माना कि mod cos x प्लस में 1/mod cos x, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहेगा, आपको पता है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल, दोनों पॉजिटिव भी करती है। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो cos पॉजिटिव होगा या
कॉस नेगेटिव होगा, x की वैल्यू जब सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा या वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको ऐसे डायरेक्टली पता, जब पॉजिटिव होगा तो एज इट इज खुलेगा cos x + 1/cos x, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या फिर आपके पास ये माइनस साइन के साथ खुलेगा -cos x - 1/cos x, ग्रेटर देन और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x + 1/cos x लेस देन और इक्वल टू -2। तो इस बात का मतलब ये होता है कि cos x + 1/cos x जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था वो या तो 2 से बड़ा रहेगा या -2 से छोटा रहेगा। आपको वैसे भी पता है अगर नंबर पॉजिटिव होता है तो 2 से बड़ा रहता है, नेगेटिव हो जाता है तो -2 से छोटा रहता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन -∞ से -2 यूनियन में 1 2 -∞ से -2 यूनियन में 2 से ∞। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल am ग्रेटर देन gm का सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होता है आपके पास y = तो ये क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने स्वयं करवा दिया है 11th क्लास में, मैंने आपको बल्कि याद ही करवा दिया था 9 के अंदर। cos² x ये फंक्शन है रेंज, रेंज लगानी है। अच्छा cos² और cos² की बात क्या है कि वो आपस में एक दूसरे के क्या नहीं होते, रेसिप्रोकल होते नहीं, लेकिन आपको पता है इसको आप 4 × 1 + tan² x लिख सकते हो, उसको 9 × 1 + cot² x लिख सकते हो। ये अपने आप में 4 + 9 13 + 4 tan² x प्लस में 9/tan² x ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो चीज लिखी हुई है ये अपने आप में tan² और उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। आपने am ग्रेटर देन gm लगाया तो 4 tan² x प्लस में 9/tan² x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में 4 × 9 tan² कट गया am ग्रेटर देन gm में। अच्छा 2 टाइम्स 4 × 9 36 36 का रूट 6 रूट 12, तो ये 12 आ गया आपके पास, ठीक है। क्या आया हमारे पास, आपके पास आया कि आपका 4 tan² x प्लस में 9 tan² x 9/tan² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। आपको करना क्या है, आपको इस वाले टर्म में 13 और ऐड करना है, हमने 13 ऐड कर प्लस में 13, इधर भी क्या किया प्लस में, तो मतलब 13 ऐड कर दिया। अब 13 ऐड करोगे तो ये तो बन गया आपके पास भाई आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बड़ा होगा 25। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 25 टू इनफाइनाइट जाएगी कि नहीं जाएगी रेंज, मेन बात ये है इनफाइनाइट जाती है रेंज। आपको पता है कि अगर ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर मैं x को π/2 से चलाने लग जाऊं, π/2 के पास ले जाऊं तो π/2 होते ही कितना बनने लगेगा इनफाइनाइट पे जाना π/2 ये इनफाइनाइट पे जाएगा सब। अब तो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है पूरा कहां जा रहा है इनफाइनाइट। तो ये वाली चीज किससे हुई, ये am ग्रेटर देन gm से। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप का 4 sec² + 9 cos², ठीक है। अच्छा इसके ऊपर और बहुत सारी बातें होती है लेकिन इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर होती है, वो सेम टाइप से करते हैं am ग्रेटर देन gm से। अच्छा इसमें आपको पता क्या चलता है, इसमें आपको पता ही चलता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन पता चलता है, ऑलवेज ग्रेटर देन आपको पता चल गया, फिर आपको पता चल गया कि इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, यहां पे ठीक था। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे तो सेक और कोसेक है वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में था कॉस इनफाइनाइट तक नहीं जाता, लेकिन जो सेक है वो जाता है इनफाइनाइट तक और जाता है -∞ तक। इसलिए जो रेंज आई थी आपके पास इनफाइनाइट और -∞ वाली के -∞ भी जा रही थी, जस्टिफाइड थी। अगर साइन और कॉस का सम होता तो दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट नहीं जाता, उनका सम कैसे चला जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन सेक कॉस तो नहीं जाता इनफाइनाइट पे, लेकिन सेक एक्स कहां जाता है इनफाइनाइट पे भी और -∞ तो जब आप वैल्यू π/2 ले रहे होगे तो वो इनफाइनाइट पे जा रहा होगा, फिर ये कुछ भी आता है तो 0 आता है। -π/2 ले रहे होगे तो या π/2 को दूसरी तरफ से अप्रोच कर रहे होगे तब ये -∞ पे जा रहा है। इतनी बातें मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा यहाँ पर रेंज का आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बात खत्म है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में एक बात चीजें होना है, उसके बाद आपका x = gy वाले क्वेश्चन के y = fx था, उसे कन्वर्ट करके x = dy, सिंपल वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन, और उसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन